नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के महज कुछ दिन अब बचे हैं। वहीं नतीजों से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से मतदाताओं का आकलन कर नतीजों की संभावनाओं का आकलन कर रहे हैं। जानकारों के अनुसार इस बार कई संभागों में उलटफेर हो सकता है। कहीं बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है तो कहीं कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश की सत्ता इस बार किसके पाले में होगी, इस पर कोई भी जानकर खुलकर कुछ कहने की स्थिति में तो नहीं है। लेकिन क्या इस हार जीत से मध्य प्रदेश का चुनाव जो पेच है वो फंस गया है? क्योंकि यह कहा जा रहा है कि जो अंचल मध्य प्रदेश के पिछली दफा जिन जिन पार्टियों को जिताकर लेकर आए थे वहां पर समीकरण बदल सकते हैं। विंध्य में, महाकौशल में, ग्वालियर चंबल में या बुंदेलखंड में की हम बात करें तो यहां पर क्या संभावनाएं हैं, किसके पक्ष में गया है यह अंचल? क्योंकि मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि यह भौगोलिक क्षेत्र में भले ही एक नजर आता हो पर यहां के मुद्दे, यहां का सामाजिक ढांचा, ताना बाना अंचलों के हिसाब से डिवाइड करता है। और चाहे वो गरीबी का स्तर हो, सोच का स्तर हो, रोजगार के साधन हो, ये तमाम चीजों में बहुत सारी वैरायटी वहां पर है। इसीलिए मुद्दे भी अलग हैं, परेशानियां भी अलग हैं और इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग दलों को बढ़त मिलती है। तो इस बार किस अंचल गया है किसके साथ, इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस कैसे अपने जीत के दावे कर रही हैं। हम जो है 150 से ऊपर सीटें लाएंगे। ये सारे आंकड़े जो है प्रोबेबिलिटी पर आधारित हैं, जो मैथमेटिक्स की एक प्रक्रिया है, जो स्टैटिस्टिक्स का एक सिस्टम है और प्रोबेबिलिटी के आधार पर लगभग जो है 50-60 लाख वोट कांग्रेस के पक्ष में आने वाली है, जिसमें से जो है भारतीय जनता पार्टी करीब 12 से 15 लाख वोट हमसे पीछे रहेगी। 2018 के चुनाव में मात्र भी भारतीय जनता पार्टी हमसे 20-25 हज़ार वोट आगे थी। इसके बावजूद उसकी सीटें जो है कम आई थी और आज हम अगर उनसे 15 लाख वोट आगे खड़े होंगे तो हमारी जो है सीटों की स्थिति क्या होगी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसीलिए किसी भी कीमत पर 150 सीटों तक कांग्रेस पार्टी पहुंच रही है। भाजपा अपना मॉरल बचाने के लिए, अपने मनोबल बनाए रखने के लिए कुछ भी बातें करे, लेकिन उनकी दुकान बंद है। कांग्रेस की हमेशा यही आदत रही है और जिस प्रकार से कहा भी गया है ना कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल बहलाने के लिए गालिब हुए ख्याल अच्छा है, तो मैं बता दूं कि ये सिर्फ और ये प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इस पृथ्वी पर कोई जानता है तो भगवान रूपी जनता के पास ही उसका अधिकार है। और मैं जो कहता हूँ मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता को हमने जो इस प्रकार से उनकी सेवा की है, अर्चना की है, पूजा की है और सरकार के माध्यम से अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं से उनका पूजन करने का प्रयास किया है और निसंदेह वो जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी, जबकि कांग्रेस उसी भगवान रूपी जनता को राक्षस कहती है। आपने स्वयं देखा, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि देश की जनता जो भाजपा को वोट देती है वो सब राक्षस हैं। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं। हमारे सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एमपी में कौन होगा किंग मेकर? चंबल, महाकौशल, मालवा, बुंदेलखंड पर किसका असर? कमलनाथ के गढ़ महाकौशल में बीजेपी को फायदा, विंध्य कांग्रेस के साथ जाएगा। ये संभावनाएं बता रहे हैं हम आपको। मालवा निमाड़ से बीजेपी मालामाल, ग्वालियर बुंदेलखंड में कांग्रेस करेगी कमाल। एमपी में अंचलों में बटा हुआ जनादेश, बीजेपी कांग्रेस में फंस गया पेंच। यह कहा जा रहा है कि अलग अलग अंचलों से अलग अलग चीजें निकलकर सामने आएंगी। और आइए सीधे रुख करूंगा अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय धवले जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं अजय धवले जी आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता आनंद जाट साहब जुड़े हुए हैं। आनंद जी वेलकम टू माय शो। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। सबसे पहले मैं अजय धवले जी आपके पास आता हूं। अजय जी देखिए, कहा जा रहा है कि इस बार अलग अलग अंचलों से जो बढ़त थी वो चेंज होगी, चाहे वो मालवा निमाड़ का क्षेत्र हो जहां सबसे ज्यादा 66 सीटें मानी जाती हैं, या फिर बुंदेलखंड हो या फिर ग्वालियर चंबल अंचल हो। कुछ जगह आपको फायदा दिख रहा है तो कुछ जगह नुकसान भी दिख रहा है। आप लोगों का आकलन क्या कह रहा है?
देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी को पूरे मध्य प्रदेश में, मैं किसी रीजन वाइज जाने से ज्यादा मैं कहूंगा कि पैन मध्य प्रदेश की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को एक बेहतरीन और बेमिसाल मैंडेट मिलने जा रहा है। और क्यों मिलने जा रहा है? विकास के जो स्वर्णिम 20 वर्ष है, भारतीय जनता पार्टी ने एक सुशासन वाली सरकार दी है। गुड गवर्नेंस के जो 3 पैरामीटर होते थे 2003 के दशक में, वो थे बिजली, सड़क, पानी। जो मध्य प्रदेश बीमारू टैग वाला राज्य था, वो हमने हटाने का प्रयत्न किया। आज एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाए, देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला राज्य है। अब इस दशक की बात करें तो विकास के फिर से 3 पैरामीटर होते हैं। वो होता है फूड सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मेडिकल सिक्योरिटी। ये तीनों भाजपा नीति सरकारें जहां जहां हैं देश में, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश के डबल इंजन की सरकारें जो चल रही है, वहां पे ये तीनों पैरामीटर जो है, जो आज गुड गवर्नेंस के पैरामीटर कहते हैं, इन पे अंचलवार जाने की बजाय हम पैन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता जो है, वो मध्य प्रदेश के एक भाजपा नीति शासन काल से खुश है। और मध्य प्रदेश की इसी जनता ने एक बेहतरीन बेमिसाल मैंडेट सारे अंचलों से दिया है। हम अगर रीजन वाइज बात करें तो विंध्य में हम पहले से मजबूत है, पुनः मजबूत हो जाएंगे। आप मालवा निमाड़ की बात करें तो भाजपा की ये कर्मस्थली रही है, जन्मस्थली रही है, क्योंकि आदरणीय कुशाभाऊ की कर्मस्थली रही है, तो यहाँ भी हम अच्छा करेंगे। भोपाल रीजन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड हो। फिर बात करने थे ग्वालियर चंबल की, तो निश्चित रूप से ग्वालियर चंबल में जिस तरह कलेक्टिव लीडरशिप के तहत भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है, वो एक बेमिसाल मैंडेट देने जा रहा है। बात कर लेते हैं हम बुंदेलखंड और हमारे सागर वाले ये वाले पट्टे की, तो संत रविदास जी के एक सांस्कृतिक अभ्युदय का जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने विजन उस क्षेत्र को दिया है, निश्चित रूप से वो क्षेत्र भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुमत वाली सीटें लेके आ रहा है। और बात कर ले महाकौशल की, तो अभिलाष जी, आपने आपके इंटरव्यू में जो कहा है कि महाकौशल कमलनाथ जी का गढ़ है, निश्चित रूप से कमलनाथ जी सिर्फ छिंदवाड़ा तक के सीमित है। महाकौशल कमलनाथ जी का गढ़ कभी भी नहीं रहा है। आप हिस्ट्री उठा के देख लेंगे तो कमलनाथ जी का प्रभाव छिंदवाड़ा के बाहर आजू बाजू की जो जिले हैं, बालाघाट, सिवनी, यहाँ पे भी नहीं पड़ता। क्योंकि आप देखेंगे लोकसभा के चुनाव में भी कमलनाथ जी सिर्फ छिंदवाड़ा जीतता है, आजू बाजू की सारी सीटें कांग्रेस हारती रही है। तो एक पूरा पैन मध्य प्रदेश अगर आप जाएंगे, इन चुनाव को आकलन करेंगे, तो 2023 का मध्य प्रदेश का जो परिणाम आने वाला है, निश्चित रूप से एक अपने आप में ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिलने वाला है और सुशासन की सरकार फिर से मध्य प्रदेश में आने वाली है। ठीक है, चलिए मैं आता हूं आनंद जी आपके पास। आनंद जी, देखिए वो कह रहे हैं कि महाकौशल में कमलनाथ जी का इतना प्रभाव नहीं है, पैन एमपी तो सिर्फ बीजेपी है काबिज और वही रहेगी, क्या कहेंगे आप? आपका प्रश्न क्या है अभिलाष जी? इनके प्रश्नों का उत्तर देने नहीं बैठा हूं मैं। अच्छा, आपका क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न, चलिए ठीक है, इनके प्रश्नों का उत्तर आप नहीं दे रहे हैं तो अच्छी बात है, फिर तो टू दी पॉइंट आज डिबेट होगी। चलिए आनंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि कुछ अंचलों में आपका फायदा होगा कांग्रेस का, लेकिन कुछ में नुकसान होगा, क्योंकि पिछली दफे उन अंचलों से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था आपको? मैं तो बस 2 सवाल पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने 18 साल की सरकार के जो मुखिया हैं और सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे, उस नेता के चेहरे पर उन्हें वोट मांगने में शर्म क्यों आई? क्या ऐसे कारण थे? प्रधानमंत्री जिस सांस्कृतिक अभ्युदय का नारा लगाते हैं, वो क्या महाकाल घोटाले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी ये नहीं बताती है जो सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई खास दिक्कत नहीं है? मध्य प्रदेश में ये नए पैरामीटर गुड गवर्नेंस के, अभी भाजपा प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और पता नहीं और कौन से पैरामीटर थे, एक हेल्थ सिक्योरिटी की बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हमने कोरोना के समय में रात में जलती चिताएं देखी हैं। वो कौन सा सांस्कृतिक अभ्युदय था? मैं पूछना चाहता हूं, इन्हें वोट क्यों देगी जनता? नहीं देगी। मध्य प्रदेश के हर रीजन से कांग्रेस की आवाज आ रही है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, अमित शाह जी ने जब मध्य प्रदेश की इस सरकार का 18 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया था, तो कहा था 5 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। तो ये क्या गुड गवर्नेंस है जिसमें 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं? कैसी भ्रम फैलाने वाली बातें की जा रही हैं। और इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मध्य प्रदेश में जो है 37% आबादी गरीब है और ये कह रहे हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। केवल शब्दों की बाजीगरी है। अब चूंकि जनादेश जो है वो ईवीएम मशीनों में बंद हो चुका है, तो ये कहना कि यहाँ ये हो जाएगा वहां ये हो जाएगा, ये कहना ठीक नहीं है। पर फिर भी मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ऐसा प्रचंड बहुमत लेकर आएगी कि इस कुशासन वाली सरकार और मिस्टर घोटाला का कोई चेहरा देखना नहीं चाहता है। हर रीजन से कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। ठीक है, दिनेश गुप्ता जी आपके पास मैं आता हूं।
दिनेश जी, क्या आपको लग रहा है कि एक ग्राफिक्स हम चला रहे हैं, मैं अपने पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नया ग्राफिक्स है उससे जरा एक बार दिखाइए। ये कह रहा है कि कई अंचलों में बीजेपी को बढ़त दिख रही है और कुछ अंचलों में कांग्रेस को बढ़त दिख रही है। तो ये जो अंचल हैं वो जो ये रहा, यहां पर देखिए मालवा निमाड़ में 66 सीट है 2018 और वर्तमान की स्थिति दिखा रहे हैं हम। इस वक्त बीजेपी के पास 34 हैं और मालवा निमाड़ में यह कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है अपने बढ़त को बरकरार रख लेगी। महाकौशल में शायद क्योंकि बीजेपी 12 है तो थोड़ा सा बढ़ेगी, कांग्रेस 24 है और महाकौशल जो है वो गढ़ है कमलनाथ का। तो जहां पर बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था वहां नुकसान की स्थिति, और जहां कांग्रेस ने अच्छा किया था वहां नुकसान की स्थिति। इसके पीछे एक रीजन यह बताया जा रहा है दिनेश जी कि जो चेहरों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी होती है वो बड़ा रीजन होती है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ, विधायकों के चेहरों की इनकम्बेंसी उस क्षेत्र के समीकरणों को बदल रही है? नहीं, देखिए होता है कहीं कहीं जब विधायक बिल्कुल जिसने काम नहीं किया हो, नहीं रखा हो, तो वहाँ कई बार हो जाता है। आप देखिए कि जो एंटी इनकम्बेंसी की हम जब बात कर रहे हैं तो हमें 2018 की एंटी इनकम्बेंसी को भी देखना चाहिए। अभिलाष जी, मुझे आवाज इको हो रही है आपकी जरा। जी, हम उसको ठीक करते हैं आपकी आवाज को। जी, आप प्लीज बोलिए सर। तो 2018 की जो एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसने मालवा निमाड़ हो, ग्वालियर चंबल का रीजन हो या महाकौशल का इलाका हो, मध्य क्षेत्र का इलाका हो, इन सारे इलाकों में कांग्रेस को बढ़त मिली थी और उसके कारण वो सरकार में आई थी। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि यदि हम ये चुनावों को देखेंगे तो 2018 का जो चुनाव परिणाम है वो एक अलग है, 2020 का जो चुनाव परिणाम है वो अलग है। क्योंकि 2020 में जब सत्ता परिवर्तन होता है तो सीटों का पूरा गुणा भाग बदल जाता है। क्योंकि जिस ग्वालियर चंबल अंचल में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई थी वहां वो कुछ सीटें ले आती है तो उसको सरकार बनाने में मदद मिलती है। तो आप देखिए ना, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो सीटों का अंतर है वो बहुत बड़ा अंतर नहीं है। और अभी कांग्रेस की स्थिति को देखेंगे कि कांग्रेस में जिस तरह का विवाद हम देखते थे, 2018 को याद करें, 13 को याद करें, तो 2020 के बाद कुछ परिस्थितियां कांग्रेस ने अपने अंदर सुधारी हैं। लेकिन अभी भी उसके अंदर जो एक ऑर्गेनाइज ढंग से चुनाव लड़ना चाहिए, हर क्षेत्र में जो संगठित तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए, वो दिखाई नहीं दिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती थी कि वो एक एंटी इनकम्बेंसी जो जूझ रही है और 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, मुख्यमंत्री के चेहरे की एंटी इनकम्बेंसी है। तो उसके कारण ही तो वो लाडली बहना की योजना लाई थी और कहीं ना कहीं उस योजना ने उसको बहुत सपोर्ट किया है। जो बहुत बुरी स्थिति में आ सकती थी उसको उसने कहीं ना कहीं से उबारा है। और फिर मोदी जी का जो चेहरा है वो एक कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है उसको वो चार्ज हुआ है। तो बहुत सारी जो परिस्थितियां हैं वो बदली हैं और कांग्रेस जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका जितना लाभ उसे मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर उसका जो वर्क है वो उस पर निर्भर करता है कि वो अपनी सीटें बढ़ाती है, घटाती है। क्योंकि अभी तो हमको दिख रहा है सामने की साहब बहुत बिंद में कांग्रेस की स्थिति सुधर सकती है। फिर जब ग्वालियर चंबल जहां उसको बड़ा सपोर्ट मिला था वहां यदि वो 20 की स्थिति में रहती है तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा उसमें बदलाव हो जाएगा। ठीक है, अब वापस आता हूं मैं अजय धवले जी। अजय जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि देखिए पहले 15 साल की एक इनकम्बेंसी थी जिसकी वजह से करीब 20-25 हजार वोट जो थे वो ज्यादा थे, बीजेपी के पास उनका वोट शेयर ज्यादा था आपसे, लेकिन सीट फिर भी कांग्रेस की ज्यादा थी। अब भूपेंद्र गुप्ता जी प्रोबेबिलिटी के आधार पर कह रहे हैं कि 15 लाख से ज्यादा वोट का अंतर आएगा और इसलिए हम कह सकते हैं कि 150 से ज्यादा सीटें हम लाएंगे। पिछली दफे आप सीट कम लाए थे जबकि वोट परसेंटेज ज्यादा था, और इस बार तो साफ तौर पर भूपेंद्र गुप्ता जी या कांग्रेस ने कैलकुलेशन करके कह दिया है कि लगभग 10 गुना ज्यादा अंतर आ जाएगा वोट्स का, तो सीट तो बहुत बढ़ जाएंगी उनकी।
देखिए अभिलाष जी, भूपेंद्र गुप्ता जी काफी वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और मीडिया विभाग को काफी सालों से जानते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी प्रोबेबिलिटी से नहीं चलती, डेमोक्रेसी गवर्नेंस से चलती है और गुड गवर्नेंस से चलती है। दूसरा, डेमोक्रेसी जनाकांक्षाओं के सम्मान से चलती है। आप देखिए 2014 का जब भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में मैंडेट आया था, तो सबने कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना पीक पा लिया है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सीटें नहीं बढ़ सकती। 2019 का हमारे सामने उदाहरण है, उस पीक को भी हम तोड़ के आगे निकले। तो जब आप उदाहरण के तौर पे ले लिया जाए तो गुजरात का उदाहरण ले लीजिए। अगर प्रोबेबिलिटी चलती तो गुजरात में कांग्रेस पहले कई सालों पहले सरकार बना ली थी। लेकिन जब गुड गवर्नेंस चला है, प्रो इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर निकल के, और प्रो इनकम्बेंसी में होता यह है कि सरकार की जो जनाकांक्षाओं का सम्मान होता है, सरकार की जो जनहितैषी योजनाएं होती है, उसको लोग मानते हैं, उसको जिताने के लिए और उससे आशीर्वाद देने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं। आप मध्य प्रदेश में भी देखिए, लाडली बहनाओं की कतारें लगी है। हम सिर्फ एक योजना की बात नहीं करेंगे, ऐसे अनेकों योजनाएं हैं जो हितग्राही मूलक रही है। बेनिफिशियरीज हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर रहा है। जब हम कहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता हमारा वोट मोबिलाइजेशन का काम करता है, वही हम ये भी कहते हैं कि जो बेनिफिशियरीज है, एट दी एंड जो ग्रास रूट लेवल पे जाता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट खींच के लाता है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने बेनिफिशियरीज के भरोसे, अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे, अपने संगठन के भरोसे और अपनी नीतियों के भरोसे पुनः एक प्रो इनकम्बेंसी की सरकार, बेहतरीन सरकार लाने जा रही है। और गुजरात के बाद मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बनेगा जो प्रो इनकम्बेंसी का और गुड गवर्नेंस मॉडल का इतिहास रचेगा। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने आप के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी कि चुनाव कैसे लड़े जाते हैं और चुनाव लड़ने के लिए योजनाएं कैसी लाई जाती है, सरकार कैसी चलाई जाती है। ठीक है आनंद जाट जी, देखिए बीजेपी को जो झटका मिला था 2018 में आप लोगों ने दिया था, उसके बाद वो सत्ता में आए और वो पार्टी चूंकि इतनी पुरानी है, उसे पता है कि अब जनता ने हमें मार्जिनली ही सही लेकिन नकारा था, तो उसके बाद उसने बहुत सारी एफर्ट की हैं। आप खुद कहते हैं कि रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, कोशिश की जा रही हैं, क्या इनका बिल्कुल असर नहीं होगा? इनके 5-10% भी असर नहीं होगा आपको लगता है जमीन पर? आनंद जी। अभिलाष जी, दो चीजें बता दूं जी। एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पिछले चुनाव में 229 सीटों पर लड़ी थी और वहां हमारा वोट प्रतिशत 40.89% था और भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 41.01% था। ये 230 सीटों पर था और 229 पर हम लड़े। तो कमोबेश हम वोट जो है 229 के हिसाब से देखें तो ज्यादा हमें ही मिले। खैर ये आज बात करने का विषय नहीं है। दूसरा, हमने कभी रेवड़ी की बात नहीं की, हम केवल जरूरत की बात करते हैं। अगर 18 साल के शासन के बाद आपको लाडली बहना योजना चलानी पड़ रही है तो आप ये समझ लीजिए कि चुनाव के समय भाजपा संकट में है, क्योंकि जब मध्य प्रदेश की जनता संकट में थी कोविड के समय, तब उसे राहत नहीं दी गई थी। ये मध्य प्रदेश में जब ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करेंगे तो कर्मचारी क्या हमारे पक्ष में नहीं आए होंगे? आप इस पक्ष को एक बार सोचकर देखिएगा अभिलाष जी, और आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि दर्शक भी सोचें कि क्या किसान कर्ज माफी मध्य प्रदेश के किसानों का मुद्दा नहीं है? वो मोबिलाइज नहीं हुए होंगे इस बात से। और आज जो है 20 साल या 30 साल पुराना दौर नहीं है जिसमें व्यक्ति को घर घर जाकर समझाना पड़े। आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, वो देखता है और अपना निर्णय खुद लेता है। एक परिवार में 4 लोग हैं तो चारों के वोट अलग अलग डलते हैं। मध्य प्रदेश में मैं पोलिंग बूथ पर खड़ा था अपने चुनाव के दौरान, और पोलिंग बूथ पर मेरे गांव में 27-28 युवाओं से मैंने बात की जो पहली बार के वोटर थे, वो कांग्रेस को वोट दे रहे थे, जबकि मैं मुख्यमंत्री की विधानसभा से आता हूं। तो ये इसको ग्राउंड पर जाकर आपको समझना होगा। और 65,000 बूथ पर हमने BLA अपने तैयार किए हैं, बूथ लेवल जो अकाउंटेबल लोग हैं वो तैयार किए, बूथ कमेटियां तैयार की। कांग्रेस ने अपने संगठन के ढांचे में आमूलचूल बदलाव किया, मंडलम सेक्टर तैयार किए। भाजपा कुछ भी नैरेटिव सेट कर सकती है अपने झूठे जो ख्वाब और सब्जबाग हैं उनके माध्यम से, लेकिन सच्चाई है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है। मैंने जिन सवालों पर बात की, भाजपा के प्रवक्ता एक पर भी बात नहीं कर रहे हैं। 18 साल के शासन के बाद क्यों लाडली बहना की जरूरत पड़ गई? 18 साल में कभी याद क्यों नहीं आई? मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए क्या किया आपने? ठीक है। 1 लाख नौकरियों का झुंझुना बजाते रहे। 15 अगस्त 2023 निकल चुकी है, मुख्यमंत्री कहें और बताएं कि 1 लाख नौकरियां दे दी गई है। ये जो सारी चीजें हैं, समाज का हर वर्ग आज भाजपा के खिलाफ है मध्य प्रदेश। ठीक है दिनेश जी, आप मुझे बताइए, ये जो अंचल हैं, ये कहा जाता है कि यहाँ की समस्याएं अलग हैं, यहाँ के मुद्दे अलग हैं। बुंदेलखंड के समस्याओं को, वहाँ के मुद्दों को हम मालवा निमाड़ के मुद्दों से कंपेयर नहीं कर सकते।
वहां पर जो सौगातें दी गई हैं प्रदेश में या जिनके वादे किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से या बीजेपी की तरफ से, उनका इंपैक्ट भी इसलिए अलग अलग होगा। ग्वालियर चंबल के मुद्दे बिल्कुल अलग होंगे, जो 2-4 समावेशी बृहद मुद्दे उनको छोड़ दिया जाए तो ऐसे में कहीं महाकौशल में आदिवासी जो हैं वो देखते हैं कि हमारे लिए कितनी तैशी सरकार है। बुंदेलखंड में पानी की व्यवस्था, किसान जो है जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होता है। मालवा निमाड़ में व्यापार और रोजगार बड़ा मुद्दा बन जाता है। नर्मदापुरम में क्राइम और बाकी चीज़ों को देख करके भोपाल संभाग की बात करें तो वहाँ पर मुद्दे होते हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है, क्या ये डाइवर्सिटी जो है वो बैलेंस जो है वो अलग अलग कर देती है, इसीलिए कुछ केवल 2-4 मुद्दों के सहारे पार्टियां चुनाव नहीं लड़ पाती, इसलिए उन्हें समग्र रूप से सब चीजें देखनी होगी? यही जो डाइवर्सिटी है, इसी के कारण जो है राजनीतिक दलों में चिंता है जी, और इसी के कारण जितनी भी गुणा भाग बिगड़ा हुआ, इसी के कारण आप देखिए 2018 में भारतीय जनता पार्टी बिंद में बिल्कुल क्लीन स्वीप करती है, लेकिन ग्वालियर चंबल में नहीं करती है। क्योंकि आप जो मुद्दा ग्वालियर चंबल में हमने देखा था कि जाति संघर्ष का जो मुद्दा था, वो बिंद में नहीं था, जबकि बिंद में भी जातिवाद है। वहां भी आप देखिए कि ब्राह्मण ठाकुरों की राजनीति होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जो टकराव सवर्ण और अनुसूचित जाति वर्ग के बीच ग्वालियर चंबल में देखा था, वो ना हमने उसका असर बुंदेलखंड में उतना देखा, ना बिंद में देखा। और मालवा निमाड़ की जो राजनीति, वो बिल्कुल अलग तरह की राजनीति। वहां का जो आदिवासी है वो गोंड आदिवासियों से अपने आप को कभी मिक्स नहीं करता है। तो वो ये जितने इलाके हैं, आदिवासी राजनीति हो, अनुसूचित जाति वर्ग की राजनीति हो या रीजन की राजनीति हो, ये हर जगह, जब तक आप देखें ना, कांग्रेस ने इतने साल यदि प्रदेश में राज किया था तो उसका कारण ये था कि उसके पास क्षेत्रीय नेता थे, छत्रप हुआ करते थे। और जब छत्रप कमजोर हुए तो कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई और भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो गई। क्योंकि कांग्रेस की कमजोरी में आप देखिए 2018 के इलेक्शन रिजल्ट देखिए कि उसकी गुटबाजी ने उसे नुकसान पहुंचाया, 13 में भी इसी तरह से नुकसान पहुंचाया। 18 में जब कांग्रेस पार्टी संगठित होती है तो उसके परिणाम सकारात्मक आते हैं। तो अभी भी आप देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की समस्या है, वो उसके अंदर जो लोग दल छोड़ के गए हैं, बहुत सारे बागी हो गए, हर रीजन में आपको वो दिखेगा। वो समान रूप से आपको दिखेगा, आपको बिंद में भी दिखेंगे और ग्वालियर चंबल में भी दिखेंगे, जो एक उसके नुकसान की वजह बन सकती है। और जो क्षेत्रीय विकास का मसला है, जो एंटी इनकम्बेंसी से जुड़ा हुआ है, आप देखिए ना कि बुंदेलखंड तो हमेशा पिछड़ता रहा। वहां कैन बेतवा की जो योजना आई, पानी की कमी के कारण जो बात हो रही थी कि वहां की तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन वहां की एक बड़ी नेता उमा भारती की जिस तरह से उपेक्षा हुई, तो उसका नुकसान तो बुंदेलखंड में होगा, कहीं ना कहीं उनका प्रभाव है। तो ऐसे ग्वालियर चंबल में जो हमने देखा था कि जितना असंतोष भारतीय जनता पार्टी के भीतर था कि आप नाराज महाराज भाजपा और भाजपा की जो शिवराज भाजपा की बात करते थे, उसको कितना मैनेज किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस के साथ तो समस्या ये भी है ना, उस अंचल में अब उसके पास कोई नेता नहीं है, जो भी करना है आपको दिग्विजय सिंह के भरोसे चलना है। तो जो जितना मैनेज कर लेगा जिस इलाके में, उतना वो कुछ बढ़त बना सकता है। अन्यथा जो वोटर का मैंडेट है वो हर सीट के हिसाब से अलग होगा। ठीक है अजय जी, देखिए ये कहा जा रहा है कि इस बार आपने अपने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को क्षेत्रीय संतुलन बनाने के लिए, उसके समीकरणों को साधने के लिए ही उतारा है। महाकौशल हो, बुंदेलखंड हो या फिर ग्वालियर चंबल हो, यहां पर आपने अपने दिग्गजों को दांव पर लगाया है। ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि इसका बेनिफिट मिलेगा? इन अंचलों में जिनका प्रभाव है उनको उतारने से आसपास की सीटों पर भी प्रभाव पड़ेगा। कहीं ये बैकफायर तो नहीं कर जाएगा? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि आप इतने घबरा गए हैं कि आपको अपने, कहते हैं ना कि सबसे बड़े नेताओं को लाकर के विधानसभा केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाना पड़ रहा है। तो ये फॉर्मूला आपको काम करता दिख रहा है कि नहीं? अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सोची समझी स्ट्रेटेजी और रणनीति के तहत काम करती है। निश्चित रूप से इन जो हमारे 7 सांसदों, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री भी सम्मिलित है, उन्हें चुनाव में इसलिए उतारा गया कि जिन आप अधिकतर सीटों का आप आकलन कर लीजिए, उन सीटों पे उतारा है जो सीटें भारतीय जनता पार्टी 2018 में लूज कर गई थी। आप चाहे दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, आप जबलपुर पश्चिम का उदाहरण ले लीजिए, एक आध सीट अगर आप इंदौर 1 का उदाहरण ले लीजिए, सिर्फ इनकी सीट, अपने प्रहलाद जी की सीट अगर छोड़ दी जाए और रीति पाठक जी की सीट, तो बाकी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार चुकी थी। और उन कठिन सीटों के साथ साथ उसके आजू बाजू की सीटें जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे वरिष्ठ नेताओं को उतारा।
अब दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आपने सांसदों को उतार दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के पास मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सांसद है। जब आपके पास इतने सांसद हो, आप निश्चित रूप से उतारोगे। कांग्रेस के पास गिन के एक सांसद है, वो भी कमलनाथ जी के बेटे हैं नकुलनाथ जी, तो वो उनकी बलि देना नहीं चाहेंगे। अब बात कर लेते हैं, देखिए कांग्रेस ने अपनी टैगलाइन दी थी, कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी। निश्चित रूप से कांग्रेस आई, मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव में खुशहाली दो लोगों के लिए लेके आई। एक तो है दिग्विजय सिंह जी के बेटे मिस्टर जयवर्धन सिंह, और दूसरा है कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ जी। अब देखिए कांग्रेस ने इन 2023 के चुनाव में एक बात तो बड़ी अच्छी कर ली है, उसने जितने भी कांग्रेस के रीजनल लीडर्स थे, चाहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी हो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी जी हो, उनके पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी हो, या जीतू पटवारी जी हो, उन सारे क्षत्रपों को अपने अपने क्षेत्रों में उलझा के रख दिया, और कोई भी नेता अपने क्षेत्र के बाहर एक भी सभा नहीं कर पाया। मेरे मित्र आनंद जी बहुत ही विद्वान प्रवक्ता, उन्होंने पहले कहा था कि शिवराज जी को इन्होंने चेहरा हटा दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर किसी नेता ने, जन नेता ने सभाएं किया तो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी है। 165 सभाएं की हैं अभिलाष जी, और ये निश्चित रूप से शिवराज जी की लोकप्रियता की भारतीय जनता पार्टी को एक बहुमत मिलने जा रहा है। आपने चुनाव उनके नेतृत्व में नहीं लड़ा, या कैसे लड़ा? ये कलेक्टिव लीडरशिप का चुनाव था, और हर चुनाव एक अपना अलग चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को उस तरीके से लड़ा है। तो 3 दिसंबर को भी हम आपके चैनल पर बैठेंगे, पुनः डिबेट करेंगे, और निश्चित रूप से इन्हीं मुद्दों पर डिबेट होगी कि भारतीय जनता पार्टी को ये ऐतिहासिक मैंडेट क्यों मिला। ठीक है, वापस आता हूं मैं आपके पास आनंद जी। आनंद जी, देखिए बीजेपी ने अपने राजनीतिक दिग्गजों को उतारकर क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश की, और वहीं आपके ऊपर आरोप ये लगते रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं कि उसके जो क्षेत्रीय दिग्गज थे, अरुण यादव हो या फिर अजय सिंह राहुल भैया हो, जीतू पटवारी हो, ये अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी सीट पर भी दिखे, नजर आए, उतने सक्रिय नजर नहीं आए जितने 2018 में उससे पहले नजर आते रहे थे। क्या कहेंगे आप? भाजपा के 17 मौजूदा मंत्री हारेंगे अभिलाष जी, 17। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा दे रहा हूं आपको जी, 17, और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और मध्य प्रदेश में अब केवल एक गुट है कांग्रेस के अंदर, वो है कांग्रेस गुट, जो बार बार परिवारवाद पर भाषण देती है भारतीय जनता पार्टी। वो विजयाराजे सिंधिया के पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया पर क्यों मौन है? उनकी बेटी यशोधरा राजे सिंधिया पर क्यों मौन है? इनका परिवारवाद अलग, वसुंधरा राजे राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय परिवारवाद है भाजपा के अंदर। ये देखने वाली बात है। और एक और बात बता देता हूं, जो अपनी ब्याहता पत्नी को छोड़ देते हैं वो परिवार का महत्व नहीं समझ सकते। व्यक्तिगत टिप्पणियां करना भाजपा का शगल है, ये नहीं करना चाहिए अजय जी आपको। तो क्या है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार में आ रही है, और भाजपा अभी सजावटी, बनावटी, दिखावटी भाजपा के तौर पर टीवी चैनल्स पर आकर बहुमत चिल्ला रही है। लेकिन बहुमत ना भाजपा को 2018 में मिला था और ना 2023 में मिलेगा। जनता कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस की जनहितैषी नीतियों के साथ है। इसलिए इस बात में कोई संशय नहीं है कि मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार आएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्षेत्र के समीकरण क्या बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं, या आपको लगता है किसी एक पार्टी को हर क्षेत्र से सीधे सीधे बढ़त मिलेगी और वही पार्टी फुल मेजॉरिटी के साथ, कंफर्टेबिलिटी के साथ सत्ता में आएगी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन हमारा अनुभव और राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे हैं, अंचलों में बटे हुए मुद्दे वोटर्स को मजबूर करते हैं कि वो अलग अलग अपने क्षेत्र के हिसाब से जनादेश दें। तो क्या ये जनादेश बीजेपी और कांग्रेस का पेंच फंसा देगा? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल शुक्रिया अदा करूंगा मैं अजय धवले जी, आनंद जाट जी और दिनेश गुप्ता जी, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।